एक्सटर्न इट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन। अगर किसी वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है और तो हम उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, एक्सटर्न डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक इट इज अ लोकल वेरिएबल विच इज कैपेबल ऑफ रिटर्निंग अ वैल्यू इवन व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द फंक्शन कॉल। ये कब काम आता है, जब आप किसी एक फंक्शन के अंदर किसी एक वेरिएबल का यूज करते हैं और उसके बाद आप उसको दूसरे वेरिएबल में दूसरे फंक्शन में यूज करना चाहते हैं, तब उस समय करंट फंक्शन में यूज होने वाले वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन होता है वो स्टैटिक होता है। ठीक है। लोकल वेरिएबल विच इज कैपेबल ऑफ रिटर्निंग, आपने जैसे इंटीजर के आगे आप लोग बार बार पूछते हैं ना कि सर रिटर्निंग मेन क्यों लिखते हैं, रिटर्न क्यों नहीं लिखते, रिटर्न क्यों लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं। इसका मतलब कि वो जो मेन है वो एक फंक्शन है और उसके अंदर जो वेरिएबल है वो उस स्कोप के लिए काम कर रहा है, इसलिए वो स्टैटिक है। ठीक है। रजिस्टर इट इज ए वेरिएबल विच स्टोर इनसाइड ए रजिस्टर। कुछ ऐसे वेरिएबल जिसको रजिस्टर वाइज हमें क्या करना पड़ता है, रीड आउट करना पड़ता है। ठीक है। आज के इरा में हम सी से अबव जा चुके हैं, बट अब बेसिक अगर हम बात करें, किसी वेरिएबल को अगर कोई होल्ड करता है, उसकी वैल्यू कोई होल्ड करता है, तो उसकी वैल्यू कौन होल्ड करता है, रजिस्टर वेरिएबल होल्ड करता है। ठीक है। तो नाउ अगर हम कुछ एग्जांपल पे चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो स्टोरेज क्लास की। तो ऑटो स्टोरेज क्लास का हम एक देखते हैं। द वेरिएबल डिफाइन यूजिंग ऑटो, दिख रहा है, ये विजिबल है। Yes, sir. हाँ। द वेरिएबल डिफाइन यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास आर कॉल्ड एज ए लोकल वेरिएबल। ऑटो स्टैंड्स फॉर static class. A variable is in auto storage class. By default it is not explicitly specified. एक्सप्लिसिटी स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है, आपको प्रोग्राम के बाहर इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली रहता है। द स्कोप ऑफ एन ऑटो वेरिएबल इज लिमिटेड विद द पर्टिकुलर ब्लॉक ओनली। इसका स्कोप क्या है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही करेगा। इस कंट्रोल गोज आउट ऑफ द ब्लॉक द एक्सेस इज डिस्ट्रॉयड। अगर वो उस ब्लॉक के बाहर जाएगा तो उसका यूज खत्म हो जाएगा। दिस मीन ओनली द ब्लॉक इज विच इज द ऑटो वेरिएबल इज डिक्लेयर कैन एक्सेस इट। ठीक है। देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उसको रन कराया। स्क्रीन में अभी आपको विजिबल नहीं होगी, मैं एक एक चीज डिस्क्राइब करता हूँ। स्क्रीन में आप देखिए कोड दिख रहा है, सभी को कोड प्रॉपर विजिबल है। हाँ देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा, Yes, sir. इंट मेन लिखा। अब देखिए यहां पर हमने कीवर्ड यूज कहाँ कहा है, जहां पर हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं। इट इज क्लियर। दूसरा हमने क्या लिखा, एक मॉड्यूल और बनाया जहां पर इंटीजर j इक्वल टू 2। आपको ये नहीं देखना है क्या रन कर रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये पैरेंथेसिस लिख रहे हैं, एक पैरेंथेसिस ये वाला यूज करते हो यहाँ क्लोज होता है, ये वाला यूज करते हो यहाँ क्लोज होता है। इसका मतलब कि ये इसका फंक्शन है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ये है और ये लास्ट ब्लॉक है। ठीक है। ब्लॉक की बात करिए, ऑटो जिस ब्लॉक में होता है सिर्फ उसके लिए काम करेगा। अगर वो ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। इंटीजर j इक्वल टू 1, ब्लॉक 2 के अंदर j इक्वल टू 2, ब्लॉक 3 के अंदर j इक्वल टू 3। इंट j को 3 बार अलग अलग यूज किया गया, करा गया कि नहीं किया। अगर हम j की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो उसे एक बार में ही आना चाहिए, हर बार 1 आना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं क्या लेता है, आउटपुट देखते हैं। एग्जीक्यूट किया तो पहला printf, यहां पर जो printf है इसके अंदर क्या आएगा 3। दूसरा जो printf है इसके अंदर क्या आएगा 2 और इसके अंदर क्या आएगा 1। ठीक है। हम रन कराते हैं, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। 3 2 1, 3 2 1 क्यों आया, हमने क्या देखा, हमने वैल्यू हर बार अलग करी। और मैंने आपको एक चीज बताई, जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है वही प्रिंट होता है। लेकिन स्टोरेज क्लास के थ्रू हम पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अगर सेम वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वहां पर उसकी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है। तो
ये आपको आउटपुट समझ में आया? इट इज क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये ऑटो का मैजिक समझ में आया कि ऑटो क्या हुआ, ये जितने भी पैरेंथेसिस हैं। अच्छा चलिए एक पैरेंथेसिस को हटा के देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से मैंने इस पैरेंथेसिस को हटाया, सॉरी कंट्रोल जेड, मैं पैरेंथेसिस को हटा के देखता हूँ। यहाँ से हटाया और एक यहाँ से हटाया, फिर से रन किया। अब देखो गलत आ गया, सेम टाइम पर दो वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं हो सकते, एरर आ गई है। अच्छा हम लोग कम्युनिकेशन करके बात करेंगे, मुझे यस एंड नो में और बीच में कोई पूछना चाहते हैं। देखिए पहले अभी हमने ब्लॉक लगाया था, तो यहाँ पर मैं एक ब्लॉक ये इसका था और ये ब्लॉक यहाँ पर इसका खत्म था। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही थी, आंसर रन हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ब्लॉक हटाया यहाँ पर, तो ये दो ब्लॉक क्या हो गए, एक साथ हो गए ऑटो दो। अब आप एक बात सोचिए, क्या सेम टाइम पे दो वेरिएबल एक साथ, एक ही वेरिएबल को दो अलग अलग टाइम पे डिक्लेयर कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। वैल्यू चेंज कर सकते हैं पर डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब एक ब्लॉक के अंदर ही एक फंक्शन काम करेगा। ठीक है, थ्योरी समझ में आई? यस सर। ओके, ठीक है, इट सर इज, हाँ बोलो, Yes, sir. कोई क्वेरी? सर एक बार अगर ऑटो हटा के देख लेते हैं। ऑटो हम हटाएंगे, लेकिन अभी हम ऑटो के साथ काम कर रहे हैं। सपोज मैं ऑटो हटा लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इस वाले ऑटो को यहाँ से डिलीट किया, सॉरी ये वाला डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑटो, मैं इस ऑटो को डिलीट करता हूँ। चलो ये भी करता हूँ, कंपाइल। एरर आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि इंटीजर दो बार डिक्लेयर है। अब मैं यहाँ पर इसको एक काम करता हूँ, ये करता हूँ, सर वो ब्लॉक लगा रहने दीजिए और ऑटो हटाइए सर। ब्लॉक हटा दूँ, ब्लॉक लगा रहने दूँ और ऑटो हटा दूँ। ठीक है, पहले इसको रन यस कराते सर। हैं। रन हो गया, 3 2 1 आ गया। इसको मैं सेव कर लूँ, 3 2 1 आ गया। ठीक है, बट सर आपने तो इंट भी हटा दिया ना। हाँ अब रन हो रहा है। आप, यस सर रन तो हो रहा है बट वो इंट जे जो था वो आपने इंट भी हटा दिया। हाँ, तो खाली ऑटो हटाने को बोला था। खाली ऑटो हटा के देख लेते हैं बेटा। ठीक है। लो, खाली ऑटो हटा के देखते हैं एक बार। एक मिनट, हाँ देखो एरर आ रही है इसमें। इसमें एरर क्या आ रही है, इंट जे प्रीवियसली डिक्लेयर हेयर। क्यों आ रही है? क्योंकि ये क्या है, आप यहाँ पर पहले भी डिक्लेयर कर चुके हैं और अब फिर दोबारा डिक्लेयर कर रहे हैं, तो एरर यहाँ पे आ रही है। सेम टाइम पर सेम वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब अगर आप ये हटाते हैं, मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, कंट्रोल करके कंपाइल करता हूँ, तो देखो रन हो रहा है। अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो रन हो रहा है। रन क्यों हो रहा है? क्योंकि अब यहाँ पर और आंसर देखिए, आंसर भी ध्यान से देखिए, रन 3 2 2 आ रहा है, 3 2 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑटो लगा रहे हैं, ब्लॉक लगा रहे हैं तो सेम वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ऑटो हटाते ही और ब्लॉक हटाते ही वो क्या कर रहा है, उस लास्ट वैल्यू को रिप्लेस कर लेगा जो उसके जस्ट बाद आई है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले 1 आई थी तो 1 कहीं दिख रहा है, जे की जगह जब भी यहाँ पर आएगा प्रिंट तो ये 1 नहीं कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, 2 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो दीज आप एक बार खुद भी करेंगे ना तो आपको ईजी मिलेगा। नाउ
अनदर पे चलते हैं। तो एक्सटर्न यूजिंग क्लास, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास, यहाँ पर एक और आपको चीज बताना था मुझे कि स्कोप का क्या मतलब हुआ। इस ऑटो का स्कोप कहां पर है, केवल इस ब्लॉक के अंदर है। जब तक ये ब्लॉक काम करेगा इसका यहाँ पर, तब तक ये ऑटो काम करेगा। मैं यहाँ पर 2 ऑटो लगा रहा था, यहाँ पर मैं 2 ऑटो लगा दिए। इसका स्कोप क्या है, इसका आई जे इक्वल टू 1 क्या है, जब तक कि ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर है, यहाँ पर है, तब तक क्या करेगा, ठीक है। ये आ गया ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है, इसका स्कोप क्या है, इस ऑटो वाले का स्कोप इस ब्रैकेट के नीचे तक है, यहां तक है जहां पर ये डबल। इस ऑटो का स्कोप कहां तक है, इसके अंदर तक है, और इस ऑटो का स्कोप कहां तक है, इस पैरेंथेसिस तक है। तो ये इसका स्कोप होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब हो गया, अगर आप ऑटो नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, इसकी वैल्यू ऑटो में ले लेगा, ठीक है। जो लास्ट वैल्यूज आएगी वही उसको ले लेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और वेरिएबल, एक और डिक्लेरेशन, एक्सटर्न स्टोरेज इन क्लास। एक्सटर्न का मतलब क्या होता है, किसी वेरिएबल को बार बार डिफाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने प्रोग्राम में देखा कि इंट आई इंट जे को 3 बार यूज कर रहे हैं। हम ऐसा अगर बार बार करेंगे तो ऐसा तो कभी प्रोग्राम ही नहीं बना पाएंगे। अगर हमने आई वेरिएबल को 50 बार यूज किया तो हर बार लिखेंगे कि इंट आई इक्वल टू 50 टाइम्स, नहीं ना। ऐसा कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन मेथड होना चाहिए, दैट इज द एक्सटर्न। एक्सटर्न कहता है, extern stand for external storage class. External storage class is used when we have global function or variable which are shared between 2 and more files. जब आप किसी एक वेरिएबल को 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स के बीच में यूज करना चाहते हैं या एक प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हैं तो हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लियर? दिस वेरिएबल डिफाइंड यूजिंग एन एक्सटर्न कीवर्ड as class global variable. These variables are accessed throughout the program. Notice that the external variable cannot be initialized if it has already been defined in the original file. अगर आपने किसी भी जगह इसके ओरिजिनल यानी पहले पेज में आपने एक्सटर्नल वेरिएबल से किसी को डिक्लेयर कर दिया तो आपको दूसरे प्रोग्राम में उसको दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी बात करते हैं। ये आया है, देखिए क्या हम मेन के ऊपर डिक्लेरेशन कर सकते हैं, हम मेन के ऊपर डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मेन के ऊपर भी क्या होता है, डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑल्सो। क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। I was not declared in this scope. Value of the external is %d and I is not declared in the scope. क्यों, एक बार देखते हैं इसने क्या करा है। ओके यहाँ पर जो इन्होंने एग्जाम्पल लिया वो थोड़ा डिफरेंट लिया है, मैं आपको उसके अगेंस्ट बता देता हूँ। आई इक्वल टू 5 है, मैं फिर से देखता हूँ इसको क्या होता है। वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इंटीजर इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमने क्या करा, सेम चीज करी थी डिक्लेरेशन, लेकिन उस डिक्लेरेशन को हमने क्या करा, वहां पर जाके डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेरेशन कर सकते हैं। हम ऐसे 2 प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, सपोज मैं C2 फाइल को C1 के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं, यानी ये फाइल C2 है और ये फाइल C1 है, मैं इसके वेरिएबल को इसके अंदर यूज करना चाहता हूं तो मैं इसके लिए यूज कर सकता हूं फाइल सिस्टम का यूज करके। तो अगर मैं इसके आई को यहाँ प्रिंट कराऊंगा तो मुझे यहाँ पर इस आई की वैल्यू को प्रिंट करा सकता हूँ, इस प्रोग्राम से इस पहले प्रोग्राम के अंदर आई की वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ। दैट इज द मैजिक, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइल सिस्टम। और वहां पर हम बेसिकली यूज करते हैं कि किस तरीके से एक्सटर्नल वेरिएबल यूज होता है, ठीक है। चलो
अब हम बात करते हैं थर्ड वन इज क्या गया, स्टोरेज, और ये हो गया आपका हाँ, ये उन्होंने पूरा मैसेज बताया किस तरीके से आई की वैल्यू को आप 48 को प्रिंट करा सकते हैं। तो आप चाहें तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको कर सकते हैं, और आप इसको करेंगे तो आपको कुछ सीख ही लेंगे, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं देना चाहता हूँ कि मैं इतना टाइम दूंगा तो मेरे और भी वेरिएबल्स रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए, स्टोरेज, स्टैटिक स्टोरेज क्लास इन सी, द स्टैटिक वेरिएबल आर यूज टू विद इन फंक्शन फाइल लोकेशन लोकेटेड वेरिएबल that can be also use a global variable. Static local variable is local variable that retain and store its value between functions call or block and remains visible only to the function or block in which it is defined. जैसे कैसे डिक्लेयर किया गया, ये स्टैटिक इंट काउंट इक्वल टू 10, जैसे हमने आपको लिखवाया था कि सम इक्वल टू 0, तो हम उसको स्टैटिक कर देंगे तो सम जहां भी होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, कीप इन माइंड दैट स्टैटिक वेरिएबल हैज default initial value 0 and it is initialized only once in it itself। ये keywords हैं। अगर मैं आपसे MCQ क्वेश्चन दूंगा तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि स्टोरेज क्लास सी के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यही फीचर हमें किस में मिलेगा, यहां पर the external variable cannot be initialized, it is already been defined the original file। इसका मतलब इसकी कोई डिफाइन वैल्यू नहीं होती है, ये पहले से इसकी कोई भी वैल्यू हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा लेकिन इसकी वैल्यू हम डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, यानी बाय डिफॉल्ट नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि प्रोग्राम रन हो जाए तो आंसर आ जाए, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखी ही नहीं जा सकती है। जबकि इसमें आपकी ऑटोमेटिक स्टोरेज में क्या होता है, अ कीवर्ड यहाँ पर लिखा है अ वेरिएबल इन ऑटो स्टोरेज डिफॉल्ट इफ इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड। यहाँ पे भी इन्होंने क्या कहा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं हो सकती। ये जो भी वैल्यू आप असाइन करेंगे इसको, ये उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसी को ले लेगा। अगर आपने ऑटो लगा के आई इक्वल टू 1 ले लिया तो कहीं भी जाएंगे, चाहे कितना भी वेरिएबल कर लें, लास्ट में आपको आई की वैल्यू क्या कर देगा, 1 प्रिंट करा देगा। आपको इसका एक आंसर दिखाता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर दिखा, जे की पहली वैल्यू क्या थी, 1, जे के बाद दूसरी वैल्यू क्या हो गई, 2, जे की तीसरी वैल्यू क्या हो गई, 3। तो सबसे पहले 3 प्रिंट हो गया, फिर 2 प्रिंट हो गया, फिर 1 प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑटो लगाने के बाद आप आई को कहीं भी प्रिंट करेंगे, जब पैरेंथेसिस के बाहर जाएंगे तो आई की वैल्यू हमेशा 1 ही प्रिंट होगी। इसके बाद आप जे को कहीं भी प्रिंट कराएंगे, कितनी बार भी प्रिंट कराएंगे, ये हमेशा इसी वेरिएबल को लेके चलेगा। इसलिए 3 2 1 आया है, 1 2 3 नहीं आया। ये बात भी आंसर आप ध्यान से समझेंगे तो इसका आंसर क्या आया था, 3 2 1। 3 का मतलब अंदर वाला, और अगर मैं इसका ऑटो इंट हटा दूंगा तो ये कौन सी वैल्यू देगा, 2 दे देगा, लेकिन 1 नहीं देगा क्योंकि इसका ब्लॉक क्या था यहाँ। तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर आप ऑटो इंट ये दोनों हटा दें, ये वाले और ये वाले ऑटो इंट हटा देंगे, तो जे की जो यहाँ वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, वो सिर्फ 1 ही होगी, 2 3 नहीं होगी। ठीक है, इसको हम बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, एक्सटेंड की हो गई, स्टैटिक हो गया। ठीक है, स्टैटिक में एक फिर बार हम फिर से देख लेते हैं। Static variable is local variable that retain and store its value between functions call or block and remain visible only the function or block in which is defined. Static global variable are global variable visible only to the file in which it is declared। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक प्रोग्राम बनाते हैं, अच्छी बात है, हमें मुझे प्रोग्राम टाइप नहीं करने पड़ेंगे। कंट्रोल सी, जो कि उन्होंने फंक्शन का बनाया, फंक्शन मैंने आपको बताया नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। एक फंक्शन बनाया नेक्स्ट,
इस नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन है, स्टैटिक इंट काउंटर इक्वल टू 7, ठीक है। मेन के ऊपर डिफाइन किया गया है, मेन के ऊपर डिफाइन किया गया है, ध्यान रखिए मेन के ऊपर डिफाइन किया गया है। ये मेन के अंदर गए, वाइल लगाया, काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, नेक्स्ट, काउंटर प्लस प्लस बढ़ गया। अब नेक्स्ट के अंदर है, अगर इटरेशन 13 है, क्या है, काउंटर 7 है और इसके अंदर का इटरेशन 13 है, इटरेशन प्लस प्लस प्रिंट एफ द वैल्यू। आंसर देखें क्या आता है। इटरेशन 14 काउंटर 7, इटरेशन 15 काउंटर 8, इटरेशन 16 काउंटर 9। जैसे जैसे नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ रहे हैं वैसे नंबर ऑफ काउंटर बढ़ रहा है, ठीक है। इटरेशन भी बढ़ रहे हैं और काउंटर भी बढ़ रहा है। कैसे, देखिए प्रोग्राम का डेफिनेशन यहाँ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इटरेशन बढ़ता जाएगा। 13 से क्या हो जाएगा 14, 14 से क्या हो जाएगा 15, 15 से क्या हो जाएगा 16, ठीक है। काउंटर की वैल्यू, काउंटर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। कब तक, 7 से क्या हो जाएगा 8, 8 से क्या हो जाएगा 9, 9 से क्या हो जाएगा 10। जैसे ही 11 आ जाएगा ये भी बंद हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इट इज़ अ लोकल स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन, इट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। यही दो फंक्शन चीज़ें होती हैं कि जब किसी ब्लॉक के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकल डिक्लेरेशन, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेकिन इस नेक्स्ट को, इस काउंटर को हमने कहाँ लिखा है, मेन के ऊपर। तो मेन के ऊपर जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है और लोकल डिक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपकी स्टोरेज एंड क्लास सी में 3 टाइप्स की हो गई हैं, स्टैटिक, ऑटो, स्टैटिक, ऑटो और एक्सटर्न। ऑटो क्या करता है, ऑटो अपने स्कोप के अंदर काम करता है। अगर स्कोप से बाहर हो जाएगा तो जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पहले आपने असाइन की थी वही वैल्यू उसको बार बार प्रिंट कर देगा। स्टैटिक क्या होता है, जिस मॉड्यूल के अंदर काम करता है उसी मॉड्यूल के अंदर रन होता है, वो उस मॉड्यूल के बाहर कभी भी डिक्लेरेशन नहीं हो पाता। एक्सटर्न होता है, अगर आपने ग्लोबल यानी मेन ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दिया तो उसको किसी भी अदर मॉड्यूल्स में डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब लास्ट बचता है स्टोरेज, ठीक है। रजिस्टर, you can use the register storage class when you want to store local variable within function or block CPU register instead of RAM. You have to quick access to these variable. For example, the keyword register is used to declare the register storage class. The variable declared using register storage class has lifespan throughout the program. It is similar to the auto storage class. The variable is limited to the particular block. The only difference is that variable declaration using register storage class are stored inside the CPU register instead of a memory. देखो मैंने आपसे क्या बताया, registers mean to store the value in the hard in the hard in the हार्डवेयर, इन द हार्डवेयर। तो सीपीयू रजिस्टर यहाँ पर मेंशन है कि सीपीयू रजिस्टर इन द हार्डवेयर, और वो क्या कर रहा है, रजिस्टर क्या हो रहा है, हार्डवेयर में स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि हम अभी आपका सेशन ये 5 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सारी चीजें हैं, रजिस्टर में स्टोर होता है। इसका प्रोग्राम मैं एक बार रन करा देता हूँ ताकि आपका जल्दी से मैं आउटपुट दिखा सकूँ। ब्लैंक, क्यों ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू main I register into weight integer ptr is equal to weight. It produces an error when the compilation occurs. We can get a memory location when added. प्रोग्राम में कोई और एरर आई क्या, नहीं आई। प्रोग्राम में कोई एरर आई नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि एक पीटीआर ने एक वैल्यू वेट को स्टोर कर दिया, तो इसने क्या कर दिया कि एक मेमोरी में लोकेशन बना दी, उसका एड्रेस तो मिल जाएगा पर उस पर कोई वैल्यू नहीं रखी है। क्या नहीं रखी है, वैल्यू नहीं रखी है। यही एक सी का सबसे बड़ा बेनिफिट था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जिसके थ्रू हमने वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आप आज देख रहे हैं उनकी इनिशियलाइजेशन डेवलपमेंट जो कोडिंग है वो सी ही थी। सी के थ्रू ही हमने विंडोज की स्टार्टिंग करी, सी के थ्रू ही हमने लाइनेक्स और यूनिक्स की प्रोग्रामिंग करी। तो यानी सी इज द पावरफुल ऑफ बिकॉज ऑफ दिस कि मेमोरी में स्पेस का एड्रेस दे देता है और वहां पर वैल्यू को डिफाइन भी कर देता है। तो इस तरीके से हम
काम करते हैं। तो जब आप रजिस्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं तो रजिस्टर के थ्रू ऑक्यूपाइड मेमोरी को डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके प्रोसेस को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो आई एम स्टॉप द शेयरिंग द स्क्रीन, और मैं आपको कुछ है ना चीजें शेयर करूंगा और वो आपको हेल्पफुल होंगी। मैं आपको कुछ पीडीएफ्स भी शेयर करूंगा। अच्छा, प्रैक्टिस आपको यह है, लेटर सी से आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। लेटर सी से आपको क्या होगा, आपके लिए इजी होगा। जैसे आज का चैप्टर था स्टोरेज क्लास इन सी, तो एमसीक्यूज, एमसीक्यूज में क्या आएगा, एमसीक्यूज में होगा कि बताइए ऑटो की डिफॉल्ट वैल्यूज क्या लेता है, एक्सटर्न डिफॉल्ट वैल्यूज क्या लेता है, और रजिस्टर डिफॉल्ट वैल्यूज क्या लेता है, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही सफिशिएंट है। ठीक है, कल हम राइट्स 11:15 पे स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले, क्योंकि 15 मिनट का टाइम हमारा रीस्टार्ट में चला जाता है। चाहे एक हो चाहे दो हो, मैं कल क्लास कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ओके, आई सेंड यू अ लिंक, यू हैव टू Yes, फिल sir. योर अटेंडेंस ऑल्सो। ठीक है, Yes, sir. ओके सर।